जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के साथ में। तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। चलिए तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप सभी को जानकारी होगी आज है सैटरडे, शनिवार, और हर एक सैटरडे हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट, जो कि आज को आपको इस सेशन के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। तो लास्ट तक इस लेक्चर में आप सभी लोग बने रहिएगा। और एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए कि एमपीपीएससी के जितने भी बैचेस हैं उनमें आपको ये ऑफर देखने को मिल रहा है, जो एक्सटेंड भी हो गया है, जिसमें आप फाउंडेशन बैच देखिएगा। इंग्लिश माध्यम के अंतर्गत सक्षम 3.0 2027 का फाउंडेशन बैच प्री प्लस मेंस का, और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा प्रथम 3.0 का। और जो प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं 2026 का, तो भैया देर किस बात की, बैच को आप एनरोल करिए, जिसमें आक्रोश 3.0 बैच आपको मिल रहा है इंग्लिश माध्यम का, और हिंदी माध्यम के लिए ऊर्जा 3.0 बैच आपको मिल रहा है। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। और इसके साथ में कई स्टूडेंट बोल रहे थे सर मैराथन जो क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ नहीं मिली। तो जो मैराथन क्लास है, स्पेसिफिक जो क्लासेस हैं, उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी सम्मान बैच के अंतर्गत, जो कि फ्री बैच है। तो पीडब्ल्यू ऐप में आप एमपीपीएससी सम्मान बैच जो है इसको एनरोल कर लें। तो यहाँ पर आपको मैराथन जो स्पेसिफिक क्लास है उनकी भी आपको पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आज के सेशन में हम वीकली करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीक का मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आपका रिवीजन। और एक लाइन दोस्तों मैं हर बार बोलता हूं कि उस टाइम के लिए आप मेहनत करो जब आप खुद से कह पाए कि मुश्किल तो था, चीजें मेरे लिए अनुकूल भी नहीं थी, मैंने संघर्ष किया लेकिन मैंने कर दिखाया। वो समय जरूर आया, थोड़ा समय लगा, कई बार चुनौतियां भी देखने को मिलती है, लेकिन समय हमारे कहीं ना कहीं अनुकूल हो पाया। थोड़ा समय जरूर लगा और हमने वो चीज कर दिखाई जो लोग बोल रहे थे कि तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करते रहो, चीजें आपके अनुकूल होंगी। थोड़ा समय यहाँ पर जरूर लग सकता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा कि निम्न में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। और इसमें दोस्तों नाम किसका आएगा, तो सीता सिल्के का आपको नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो अभी बहुत ज्यादा चर्चित है, जिसमें नाम आता है लेफ्टिनेंट कर्नल शीतल, है ना, सीता अशोक सिल्के। पूरा नाम है इनका लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सिल्के, जिनको आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट क्षेत्र में यह सम्मान व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों ये सम्मान दिया गया है। जबकि आपसे ये पूछा जाए यदि संस्थागत श्रेणी की बात करेंगे तो यह सम्मान किसको दिया गया है, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने हाल ही में वायनाड में जब 2024 में बाढ़ आई थी, भूस्खलन आया, तो उस दौरान इन्होंने काफी बेहतर यहाँ पर कार्य किया था। मानवीय सहायता भी इनके द्वारा यहाँ पर की गई थी और कई अभियानों का नेतृत्व भी दोस्तों इनके द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सिल्के के द्वारा यहाँ पर किया गया। तो आप देख सकते हैं दो यहाँ पर नाम आपसे बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि आपसे व्यक्तिगत श्रेणी में पूछेगा तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सिल्के का नाम आएगा, और यदि संस्थागत श्रेणी में पूछेगा तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आपको यहाँ पर नाम देखने को मिलता है। दो नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। 2005 में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जो कि सिक्किम के अंतर्गत कोई भी डिजास्टर आ रहा है, आपदा आ रही, उसकी तैयारी को लेकर, प्रतिक्रिया को लेकर इसका हमें विशेष योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए संस्थागत श्रेणी में इसको यह पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया। तो ये भी कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग यहाँ पर इससे संबंधित याद रख सकते हैं। चलिए अब मैं कुछ एमआईक्यू के अंतर्गत डेटा की बात करूंगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया था, तो यहाँ पर नाम आएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का, जिसको हम यहाँ पर दोस्तों किस रूप में जानते हैं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर, है ना, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के तौर पे जानते हैं, जिसका हमें संबंध हैदराबाद से देखने को मिलता है, जिसको 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यहां पर प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना सन 2019 में की गई थी और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग के द्वारा पुरस्कार यहां पर प्रदान किया जाता है, जिसमें 51 लाख रुपए संस्थागत विजेताओं को, जबकि व्यक्तिगत विजेताओं को इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। क्लियर?
यदि यहां तक चीजें स्पष्ट हो रही हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स पर AST भी टाइप यहां पर साथ में करते चलिएगा। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन बनता है शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 जो दिया गया किनको, तो ग्राका माचेल को। अब आपसे पूछ रहा है ये जो ग्राका माचेल है इनका संबंध कहां से है? क्या ये जापान से हैं, पेरू से हैं, मोजाम्बिक से हैं, या इनका जो संबंध है यह हमें कनाडा से देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना है जो ग्राका माचेल है जिनको इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है, इनका संबंध हमें मोजाम्बिक से देखने को मिलता है। मतलब जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका जवाब बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, जिसमें ये मोजाम्बिक की मानव अधिकार कार्यकर्ता है जिनका नाम है ग्राका माचेल, जिनको यह सम्मान दोस्तों यहां पर प्रदान किया गया इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो ये कहां से बिलोंग करती है? तो इनका जो संबंध है ग्राका माचेल का वो कहां से है? तो ये है आपका मोजाम्बिक से। ये कहां से बिलोंग करती है? तो मोजाम्बिक से ये बिलोंग करती हैं। याद रखना है दोस्तों, और ये पुरस्कार 1986 से यहां पर प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान यहां पर किया जाता है। चलिए इसके अलावा एक MIQ में और क्वेश्चन बनेगा कि 2024 का यह पुरस्कार इंदिरा गांधी पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया? तो ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिचेल बैचलेट को प्रदान किया गया 2024 के अंतर्गत। 2024 का यह पुरस्कार किनको दिया गया? तो इसमें आपको नाम आएगा मिचेल बैचलेट का, जिनको यह पुरस्कार यहां पर प्रदान किया गया है। जबकि 2023 की बात करें, 2023 में पुरस्कार डैनियल बैरन बोइम तथा अली अबू अवाद को इजराइल फिलिस्तीन जो संघर्ष देखने को मिल रहा था उसमें समाधान हेतु जो इनका विशेष योगदान मिला, प्रयास हुए, उसके माध्यम से यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। क्लियर भैया? चलिए अगला क्वेश्चन बनता है इलियास पासा, जो अभी काफी ज्यादा चर्चित भी रहे, इनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इनका जो संबंध है वो हमें किस क्षेत्र से यहां पर देखने को मिलता है? सभी लोग आंसर देंगे भैया। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जिनको हम इलियास पासा के तौर पर जानते हैं? तो आपने इनका नाम ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के अंतर्गत भी शानदार प्रदर्शन के लिए जरूर यहां पर सुना होगा। आप इनकी फोटो भी देख पा रहे हैं, ऑलरेडी हमने करंट अफेयर्स की क्लास में ये डेटा भी क्लास में आपसे डिस्कस किया था। तो जिन्होंने इसका आंसर फुटबॉल सॉरी तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए अर्थात फुटबॉल दिया है, उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कीर्तिदा मेकानी, जिनका 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनको सिंगापुर की ट्री लेडी के तौर पे भी यहां पर जाना जाता है, और पर्यावरणविद के तौर पर इनका एक विशेष हमें नाम देखने को यहां पर मिल जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों कई बार मैं बोलता हूं ना कि कई स्टूडेंट मुझसे क्लास में भी पूछते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में भी और टेलीग्राम में भी, कि सर हम कौन सी बुक लेकर आए जिससे हम एक बार उसको पढ़ लें और हमारा करंट अफेयर्स कवर हो जाए। तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा भैया ऐसा कोई भी बुक नहीं बना है। आप सोचो उस बुक को आप पढ़ लोगे और सबसे इंपॉर्टेंट है वो बुक एक बार में याद कर लोगे, क्योंकि हर बार मैं बोलता हूं दोस्तों सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है रिवीजन। जब बार बार चीजों को आप रिवाइज करोगे तभी चीजें स्ट्रांग होती हैं, और विशेषकर जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। क्या आपको लगा कि आप 1000 है ना पेज की एक बुक लेकर आ गए, आपको लगा उसमें 10,000 क्वेश्चन आप रट लोगे? तो रट नहीं पाओगे, है ना। आपको चीजों को समझना है, बार बार उनको रिकॉल करना है, तभी चीजें कर पाओगे। समझ रही बात? इसलिए क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 30 से 40 जो मिनट आपके एक दिन क्लास के हर दिन आपको करंट अफेयर्स मिलता है, तो ये यदि आप पढ़ रहे हैं निश्चित तौर पर चीजें बहुत आपके अनुकूल होंगी। और आप बताइएगा भी क्लास के बाद कमेंट करके कि ये जो क्लास है आपके लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल यहां पर साबित हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किनको बनाया है? तो इसमें नाम किसका आएगा? तो अमेलिया वेलवर्डे का नाम आएगा, मतलब जिन्होंने आंसर यहां पर बी दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही। और इनका जो संबंध है एमेलिया वेलवर्डे का, इनका जो संबंध है हमें कोस्टा रिका से मिलता है, जिनको भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच यहां पर नियुक्त किया गया है। तो इनको भारतीय महिला फुटबॉल टीम का क्या बनाया गया है? तो इनको कोच यहां पर बनाया गया। इनके पास अनुभव भी है, कोस्टा रिका की सीनियर और अंडर 20 महिला टीम की सहायक कोच के तौर पे भी इनका हमें नाम देखने को मिलता है। अच्छा, इससे पहले आपने ये पढ़ा होगा भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के तौर पर किनकी नियुक्ति की गई है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है स्वर्ण मरीन, मतलब जिन्होंने आंसर यहां पर सी दिया है
उनका जवाब सही है, जिन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के तौर पर सोर्ड मरीन की यहां पर नियुक्ति की गई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यदि मैं भारतीय क्रिकेट टीम की बात करूंगा तो इसके कोच कौन है? पुरुष टीम के गौतम गंभीर, और महिला जो क्रिकेट टीम है उसके कोच के तौर पे अमूल मजूमदार का आपको नाम देखने को मिलता है। आईसीसी की बात करेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आईसीसी का जो गठन है वो 1909 में हुआ था, जबकि बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड का रेगुलेटर, उसका गठन 1928 में हुआ था। भारतीय फुटबॉल टीम में पुरुष टीम के कोच कौन बनाए गए? तो ये भी क्वेश्चन एमआईक्यू का पार्ट है, जिसमें नाम आता है खालिद जमील का, जिनको पुरुष टीम का कोच बनाया गया भारतीय फुटबॉल टीम के अंतर्गत। और फुटबॉल का रेगुलेटर कौन है? वो है फीफा। यदि आपसे पूछा जाए फीफा का गठन कब हुआ, तो फीफा 1904 में आया। और फीफा इसलिए भी चर्चित अभी बना हुआ है क्योंकि अभी हाल ही में फीफा के द्वारा शांति पुरस्कार दिया गया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये भी कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग बार बार यहां पर रिकॉल करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जो है ये किनको प्रदान किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया चंदना सिन्हा को, मतलब जिन्होंने आंसर यहां पर बी दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही। और ये आरपीएफ की इंस्पेक्टर है चंदना सिन्हा, जिनको भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिया गया है। तो इनका नाम है चंदना सिन्हा, और इनको रेलवे ने सर्वोच्च सेवा सम्मान दिया है जिसका नाम है अति विशिष्ट रेल सेवा सम्मान। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आरपीएफ की महानिदेशक के तौर पर हमें किनकी नियुक्ति देखने को यहां पर मिल रही है। तो ये पुरस्कार दिया गया जिसको पहले हम राष्ट्रीय रेल पुरस्कार के तौर पर यहां पर जानते थे। और आरपीएफ की दोस्तों महिला जो महानिदेशक बनाई गई वो मध्य प्रदेश कैडर की, जिनका नाम है सोनाली मिश्रा। क्या नाम इनका? तो इनका नाम हमें सोनाली मिश्रा देखने को यहां पर मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में युवेरी मुसेवनी, इनको किस देश का फिर से राष्ट्रपति बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा युगांडा। और युगांडा के फिर से राष्ट्रपति बने जिसमें युवेरी मुसेवनी का आपको नाम यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो स्पेसिफिक क्लासेस हो रही हैं ऐप में भी कुछ क्लासेस जो आपको हर दिन यहां पर देखने को मिल रही हैं, उनकी भी पीडीएफ या फिर जो स्पेसिफिक क्लासेस आपकी वाईटी में हुई हैं और उनकी आपको पीडीएफ नहीं मिली सम्मान बैच की, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आपको पीडब्ल्यू ऐप में एमपीपीएससी सम्मान बैच सर्च करना है और वहीं पर आपको ये पीडीएफ यहां पर मिल जाएंगी। तो सम्मान बैचेस की जितनी भी स्पेसिफिक क्लासेस आपकी वाईटी में भी हुई हैं, यदि आपको उनकी पीडीएफ नहीं मिली तो वो पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में किनको शामिल किया गया है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम होगा विजेंद्र सिंह, यानी जिन्होंने आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विजेंद्र सिंह का नाम आता है, ओलंपिक पदक विजेता रह चुके हैं और इनको अभी हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य यानी मेंबर के तौर पर इनकी नियुक्ति यहां पर की गई है। ठीक है, और एक डेटा जो आपको याद रखना है, जो विजेंद्र सिंह है 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो बीजिंग ओलंपिक में इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीता गया था। और ये जो विजेंद्र सिंह है इनका जो संबंध है ये आपको बॉक्सिंग के अंतर्गत मिलता है और सिर्फ ओलंपिक नहीं, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में भी कई मेडल ये यहां पर ला चुके हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बनता है, अभी हाल ही में जो रिपब्लिक डे हमारा 77 नंबर का हुआ है ना, उस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार के द्वारा जो प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है उनकी घोषणा की गई है। और आपको पता है हमारे भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, और भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार का नाम आता है, जिसका अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है कि इन पद्मश्री पुरस्कारों में मध्य प्रदेश की 4 शख्सियत हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित 2026 के अंतर्गत किया गया। अच्छा, एक मैंने सेशन यहाँ पर लिया था जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 2023 से लेकर 2026 तक के जितने भी शख्सियत थे उनके बारे में हमने बताया था कि आपने वो सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अब क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, ये 4 वो नाम कौन कौन से जिनको यहां पर सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से पद्मश्री से? तो आप देख पा रहे नाम आता है वरिष्ठ पत्रकार, हिंदी के प्रखर संवाहक के तौर पर कैलाश चंद पंत का, जिन्होंने जनधर्म साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की और भोपाल में हिंदी भवन, किसान भवन की स्थापना इनके द्वारा यहां पर की गई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं मोहन नागर का संबंध बैतूल राजगढ़ से मिलता है। जल संरक्षण की विभिन्न अलग अलग अभियान है जिनको इन्होंने नई दिशा दी थी। अगला नाम आता है दोस्तों नारायण व्यास का भीमबेटका सांची स्तूप और
रानी की वाव जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के संरक्षण में इनका हमें विशेष योगदान देखने को मिल रहा है। बुंदेली युद्ध कला के लिए दोस्तों नौकरी छोड़ दी थी भगवान दास रायकवार ने, जो सागर से बिलोंग करते हैं, और इनको खेल श्रेणी में, युद्ध कला की श्रेणी में यह पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। जबकि अंतरिक्ष यात्री दोस्तों जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नाम आता है, जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने वाली सेना की अधिकारी जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम आता है, जिनको विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें 131 पद्म पुरस्कार का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें 5 जो व्यक्तित्व है पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 ये पुरस्कार हैं जिनकी नाम हमें पद्मश्री पुरस्कार के अंतर्गत यहां पर देखने को मिलता है। तो आखिर वो 5 नाम कौन कौन से हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें नाम आता है पहला भगवान दास रायकवार का, जिनको बुंदेली मार्शल आर्ट के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनका संबंध आपको मिलता है सागर से। तो ये सागर के रहने वाले हैं भगवान दास रायकवार, जो कि बुंदेली मार्शल आर्ट जिसमें लाठी तलवार ये सब शामिल है, उनके अंतर्गत दोस्तों है ना, इनका नाम विशेष तौर पे मिलता है, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला नाम आता है मोहन नागर का, राजगढ़ के मूल निवासी हैं और बैतूल में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इनका नाम आता है, जिन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष के तौर पे भी ये कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने बैतूल और आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण और वृक्षारोपण की एक नई क्रांति यहाँ पर लाई थी, और इनको भी पद्मश्री दिया गया है। अगला नाम आता है कैलाश चंद पंत का, भोपाल से संबंधित है साहित्य एवं शिक्षा में, इनको यह सम्मान प्रदान किया गया है। साप्ताहिक पत्रिका जनधर्म और हिंदी भवन के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर प्रचार प्रसार भी किया है। अगला नाम आता है डॉक्टर नारायण व्यास का, ठीक है, डॉक्टर नारायण व्यास का, जिनको पुरातत्वविद के तौर पर जाना जाता है, भोपाल से बिलोंग करते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व अधिकारी भी हैं। इन्होंने भीमबेटका सांची जैसे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं उनमें संरक्षण की एक विशेष तौर पे भूमिका भी इनके द्वारा यहां पर निभाई गई। चलिए अगला क्वेश्चन बन रहा है गवर्नमेंट स्कीम से कि सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई। तो याद रखना इसकी जो तारीख है वो है आपकी 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुई थी पानीपत हरियाणा के अंतर्गत, और यहीं पर हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम भी देखने को मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत यदि किसी भी घर में बेबी गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है तो उसका बैंक खाता खोला जाएगा, जो कि उसके माता पिता के आईडी आधार कार्ड के माध्यम से ओपन किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए की धनराशि 1 साल में जमा की जा सकती है, जिसमें इंटरेस्ट मोर देन 8% खाते में दिया जाएगा। जब उस बेबी गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत जब उसकी एज उस लड़की की 18 साल होगी तो वो चाहे तो 50% अपना इस्तेमाल पढ़ाई के लिए यहाँ पर दोस्तों उस धनराशि का कर सकती है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जब वो बेटी की जो उम्र है 21 साल होगी तो वो चाहे अपनी पढ़ाई के लिए फ्यूचर के लिए उस धनराशि का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकती है, जो पूरी तरीके से 100% यहाँ पर विड्रॉ कर पाएगी। तो ये कुछ डेटा है आपको इस योजना के अंतर्गत याद रखना है, जो कि एक बचत लाभ योजना के अंतर्गत यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो अधिकतम 1.5 लाख रुपए धनराशि और न्यूनतम कितनी है, तो न्यूनतम 250 रुपए, जो 10 साल से कम उम्र की जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं पद्म अवार्ड्स की, जिसका अनाउंसमेंट यहां पर किया गया है। तो अब डिटेल में पढ़ेंगे पद्म अवार्ड्स में, चाहे वो पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण है या पद्मश्री के अंतर्गत कौन कौन सी शख्सियत है जिनको यह पुरस्कार यहां पर प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर दोस्तों पद्म विभूषण के अंतर्गत। तो पद्म विभूषण में हमारे पास में जो नाम यहां पर आ रहे हैं वो 5 शख्सियत यहां पर देखने को मिल रहा है जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें धर्मेंद्र सिंह देओल का नाम आता है ना, इनका हाल ही में निधन हुआ, मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया। इसके बाद केटी थॉमस की बात करें, पब्लिक अफेयर्स के अंतर्गत दोस्तों केरल से बिलोंग करते हैं, जिनको पद्म विभूषण से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगला नाम आता है एन राजम का, है ना, कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। और पी नारायणन की बात करेंगे साहित्य एवं शिक्षा से, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं, जिनको पद्म विभूषण यहाँ पर प्रदान किया गया है। अगला नाम आता है वी एस अच्युतानंदन, जो कि केरल के पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनको मरणोपरांत दिया गया पब्लिक अफेयर्स के अंतर्गत।
यह पुरस्कार जिसको हम पद्म विभूषण के तौर पर जानते हैं। तो ये जो नाम है ना भैया, ये जो 5 नाम है इनको दिमाग में बैठा लो। धर्मेंद्र सिंह देओल, केटी थॉमस हो गया, एन राजम है, पी नारायणन है और वी एस अच्युतानंदन है। ठीक है, ये 5 वो शख्सियत हैं जिनको क्या दिया गया, पद्म विभूषण 2026 के अंतर्गत प्रदान किया गया। अब यदि मैं यहां पर बात करूंगा कुछ विशेष नाम पद्म भूषण के अंतर्गत, तो भगत सिंह कोश्यारी का भी नाम आता है, जिनको यह पुरस्कार पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैमूटी की बात करेंगे तो पद्म भूषण इनको भी दिया गया 2026 के अंतर्गत, केरला से बिलोंग करते हैं आर्ट के अंतर्गत। अगला नाम आता है विजय अमृतराज, जिनको पद्म भूषण दिया गया स्पोर्ट्स के अंतर्गत, यूएसए से बिलोंग करते हैं। और ये है पीयूष पांडे, जिनको पोस्टुमसली ये सम्मान यहाँ पर दिया गया, जो कि आर्ट से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। अगला नाम आता है अलका याग्निक, इनको तो आप सभी लोग जानते हैं, गायिका के तौर पर विशेष नाम, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, आर्ट के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला नाम आता है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री में शिबू सोरेन का, जिनको पद्म भूषण दिया गया पब्लिक अफेयर्स के अंतर्गत। अगला नाम आता है उदय कोटक का, उदय कोटक की बात करें इनको पद्म भूषण दिया गया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ना, ट्रेड और इंडस्ट्री के अंतर्गत उदय कोटक। अगला नाम आता है यहां पर वीके मल्होत्रा, जिनको पद्म भूषण दिया गया पब्लिक अफेयर्स के अंतर्गत। 2-3 नाम आपके लिए और इंपॉर्टेंट है यदि मैं खिलाड़ियों की बात करूंगा। एक नाम रोहित शर्मा का आता है, जिनको क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है, स्पोर्ट्स के अंतर्गत है ना। अगला नाम आएगा हरमनप्रीत कौर भुल्लर का, पद्मश्री दिया गया स्पोर्ट्स के अंतर्गत, पंजाब से। इसके अलावा दोस्तों आप जरा ध्यान से नाम और देखिएगा, जिसमें यदि मैं आपको बताना चाहूंगा तो सविता पुनिया का नाम आता है, जिनको स्पोर्ट्स के अंतर्गत यह पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो ये कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इनको पद्मश्री यहाँ पर प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए इसके अलावा आर माधवन की बात करेंगे। आप जानते हैं अभिनेता के तौर पर विशेष इनका नाम आता है, जिनको पद्मश्री दिया गया। और इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर बात करूंगा दोस्तों यमनम है ना, जत्रा सिंह की, तो इनको भी पद्मश्री दिया गया और ये मणिपुर से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो कुछ नाम है जो मैंने पद्मश्री के अंतर्गत भी यहाँ पर आपको बता दिए, जिससे आप लोग ये सारा जो डेटा है यहाँ पर आसानी से याद कर पाएंगे। क्लियर भैया, याद रखोगे ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से कुछ डेटा की। तो आप देख रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट जो किए गए हैं उनकी हम बात करेंगे, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की हम बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश है ना कौन कौन चीजों में सबसे आगे है। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रारंभ की गई है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 50,000 आवास जो है ये मध्य प्रदेश में पूर्ण हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रधानमंत्री जनमन योजना की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी। ये आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में भी जो मध्य प्रदेश है वो देश में आपको सबसे आगे देखने को मिल रहा है। पचमढ़ी अभ्यारण्य का जो नाम है अब हम इसको राजा भभूत सिंह के नाम पर यहाँ पर जानेंगे। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर का जो नाम है ये वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत यदि मैं पीवीटीजी अर्थात पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करता हूं, उसके अंतर्गत पुलिस सेना होमगार्ड में भर्ती कराने के लिए प्रशिक्षण हेतु बैगा भारिया और सहरिया बटालियन का गठन यहां पर किया जाएगा। और इसके साथ में आपने पढ़ा होगा कि विशेष सशस्त्र पुलिस बल में 35वीं बटालियन की बात करें तो मंडला का नाम जो है ये वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर यहां पर होने वाला है। ठीक है, और छिंदवाड़ा की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहां पर है, तो ये छिंदवाड़ा में है। और जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय हमें देखने को मिल जाता है। भगोरिया को दोस्तों राजकीय उत्सव के रूप में मनाया गया और इसके साथ में 2026 जो वर्ष है इसको कृषि वर्ष के रूप में भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। सीधी सिंगरौली में बनेगा बैगा विकास प्राधिकरण। खंडवा की बात करें तो यहां पर दोस्तों देश का पहला ट्राइबल हॉस्टल स्थापित होगा और जनजाति कन्या छात्रावास जो है
उनका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर, और जो बॉयज हॉस्टल है, बालक छात्रावास है, उनका नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर रखा जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई है। अभी हाल ही में प्लेबैक सिंगर जिनका नाम है अरिजीत सिंह, इन्होंने गायकी से अलविदा कहने की बात की है और उसके साथ में उन्होंने कहा है कि ये खुद का म्यूजिक बनाएंगे और 2027 में अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं से यहाँ पर जुड़ेंगे, जिसमें बॉलीवुड गायक अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा यहाँ पर कर दी है। इन्होंने कहा है कि वो पॉज लेकर खुद को और निखारना चाहते हैं, वह छात्र बनकर संगीत को गहराई से सीखना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वह 2 से 3 साल का ब्रेक ले सकते हैं ताकि अपनी कला को और भी बेहतर बना पाए, है ना। तो आप देख रहे हैं अरिजीत सिंह का ये डिसीजन हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड के अंतर्गत जो फिंगरप्रिंट है उनके स्थान पर फेस के माध्यम से अब चीजों को पहचान आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक बड़ा कदम UIDAI के अंतर्गत देखने को मिल रहा है, जिन्होंने बोला है कि हम बहुत जल्द भैया इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आने वाले हैं, जिसके माध्यम से आधार को और भी ज्यादा सुरक्षित यहाँ पर बनाया जाए, जिसमें नई व्यवस्था में फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकग्निशन प्राथमिक माध्यम इसके माध्यम से होगा, जिसमें फेशियल जो फेस है उसके ऑथेंटिकेशन के बाद ही चीजें बेहतर यहाँ पर हो पाएंगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं UGC, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तौर पर जानते हैं। अच्छा, अभी आपने सुना होगा UGC के अंतर्गत लगातार विरोध प्रदर्शन आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखने को यहाँ पर मिल रहे थे और बोला जा रहा था कि ये जो UGC का जो नए नियम आए हैं इनको वापस लिया जाए या इन पर रोक लगाई जाए, जिसके अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ये UGC है क्या। तो 1953 में शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी और इसके तहत 1956 में UGC का गठन किया गया था। अच्छा, UGC का आपने आदर्श वाक्य सुना होगा जो कि ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। ये क्या है, तो ये UGC का आपको स्लोगन देखने को मिलता है और इसके अभी जो एक्टिंग यहाँ पर प्रेसिडेंट या हेड है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम भी आप लोग लिखना चाहे लिख लेना। तो इनका नाम है विनीत जोशी। इनका नाम है विनीत जोशी, जो कि आपके UGC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर जाने जा रहे हैं। ये UGC के कार्यवाहक अध्यक्ष है, नाम है इनका विनीत जोशी। और इसके साथ साथ दोस्तों UGC की यदि मैं जिम्मेदारियों की बात करूंगा तो विश्वविद्यालय और कॉलेज को वित्तीय सहायता देना, उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया तय करना, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट की मान्यता भी कौन देता है, तो ये UGC देता है। विश्वविद्यालय में शिक्षण परीक्षा को लेकर रिसर्च को लेकर जो मानक है स्टैंडर्ड्स है उनको तय करना, ये सारे काम किसके हैं, तो ये सारे काम UGC के हैं। और UGC ने जो हाल ही में नए नियम जारी किए थे उनको प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन नाम दिया गया था, जो कि ये बोला गया था 2012 का जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइन आई थी उसके स्थान पर ये नए नियम यहाँ पर जारी किए गए थे, जिसमें बोला गया था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भेदभाव यदि हो रहा है उसको रोका जाए और जाति धर्म लिंग दिव्यांगता के आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाए, जिसको लेकर नियम सख्त होंगे और जो नियम नहीं मानेगा उन संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी और दंड का कठोर प्रावधान उसके अंतर्गत यहाँ पर होने वाला है। जिसके साथ में उन्होंने बोला था कि किसी भी वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव ना हो पाए, इसको लेकर यह नियम यहाँ पर जारी किए गए थे। और इसके साथ में यदि मैं यहाँ पर बात करूंगा तो ये बोला गया था कि 3 स्तरीय व्यवस्था होगी, जिसमें समान अवसर केंद्र के लिए इक्विटी कमेटी बनेगी और एक एक्सटर्नल ओम्बुड्समैन होगा। इसके अलावा इक्विटी स्क्वाड्स है ना, इक्विटी एम्बेसडर और 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन भी इसके माध्यम से यहाँ पर जारी होगी। और इसमें पहले यदि हम बात करेंगे तो पहले यहाँ पर जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग था वो शामिल नहीं था, लेकिन उसको भी इसके नियम के अंतर्गत स्थान यहाँ पर दिया गया। तो समान वर्ग के जो छात्र हैं उनका लगातार प्रदर्शन हो रहा है और उनका ये कहना था यदि ऐसा होता है तो हम पर यदि कोई झूठे आरोप लगा दिएगा और उसके बाद में हमारी जो पढ़ाई है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी यदि कोई ना कोई इस तरीके से कार्रवाई हम पर हो जाती है। तो उसका लगातार विरोध बना था, जिसमें बोला गया था कि कैंपस में जाति धर्म लिंग जन्म स्थान दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव रोका जाएगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसमें महिलाएं और दिव्यांगों की जो भागीदारी उसके माध्यम से अनिवार्य की जाएगी और अनुसूचित जाति जनजाति के साथ में अन्य पिछड़ा वर्गों को भी कानूनी संरक्षण यहां पर मिल पाएगा। लेकिन लगातार जब विरोध हुआ उसके बाद में UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यहां पर
क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। यहां तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा है कि ये याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया गया है जिसमें हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। और जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि यहाँ पर 75 वर्ष से ज्यादा हो गए लेकिन अभी भी हम जातिगत लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए हैं, अब हमें इनसे बाहर निकलना चाहिए। और अब नए आदेश तक 2012 के ही नियम लागू रहेंगे और मामले की जो अगली सुनवाई है वो 19 मार्च को यहाँ पर होने वाली है। तो अभी तो फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा दी गई है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर रोक लगा दी गई है। चलिए अगला दोस्तों नाम आता है महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम जिनका नाम है अजीत पवार। इनका हाल ही में निधन हो गया क्योंकि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया। जबकि एक विशेष तौर पे नाम आता है अजीत पवार का, आप देख भी पा रहे होंगे जब विधानसभा चुनाव आया था रिजल्ट 2024 का, उसमें एनसीपी पार्टी ने 41 सीट यहां पर प्राप्त की थी। तो एक विशेष पार्टी के तौर पर इसका नाम आता है जब यहां पर जो गठबंधन था वो 230 सीट जीतकर बहुमत हासिल यहां पर प्राप्त किया था और बारामती सीट से ही ये विधायक चुने गए थे। ठीक है, अजीत पवार की पार्टी एनसीपी जो है वो 59 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन 41 सीटों पर इसको क्या मिली थी, जीत मिली थी, जिसमें 9 मंत्री इन एनसीपी पार्टी के भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इसको नाम क्या दिया गया। तो एक बहुत बड़ी डील हुई है दोस्तों भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जिसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल डील्स। मतलब जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया है उनका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 साल से लंबी बातचीत के बाद में फिलहाल ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहां पर हो गया जिसमें भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में 16वां भारत यूरोपियन यूनियन समिट के दौरान इसका यहां पर ऐलान किया गया है, जिसमें बोला गया 2027 में इन नियमों को यहां पर ट्रेड को लागू कर दिया जाएगा जिसके माध्यम से भारत में इंपोर्ट होने वाली जो यूरोपीय कार हैं जैसे BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है, इन पर जो टैक्स लग रहा था वो 110% से घटकर कितना हो जाएगा, तो वो 10% हो जाएगा। तो यहां पर बोला गया जो कारें हैं बहुत ज्यादा यहां पर सस्ती होने वाली हैं इसके अंतर्गत। और इसमें आप देख पा रहे हैं जो कार आपको देखने को मिल रही, चाहे वो स्कोडा हो, ऑडी है, फॉक्सवैगन है, पोर्शे है, BMW है, ये कार भी यहाँ पर सस्ती हो जाएंगी। और इसके अंतर्गत आप इस फोटो को जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है इस बार का जो रिपब्लिक डे रहा उसमें यूरोपीय संघ के लीडर आए थे जिसमें एक नाम एंटोनियो कोस्टा का आता है और दूसरा नाम हमें यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है जिनको हम यहाँ पर ठीक है, यहां पर हम डेर लेन के तौर पर जानते हैं। ठीक है, तो एंटोनियो कोस्टा आपको यहां पर फोटो के साथ में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उर्सुला वॉन डेर लेन और दूसरा नाम हो गया एंटोनियो कोस्टा का। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा एक दो मैं थोड़ा डेटा आपको और यहां पर क्लियर कर देता हूं। जो आपको हाइलाइट्स के तौर पर याद रखना है ना, अभी हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया जिसको हम आर्थिक सर्वेक्षण के तौर पर जानते हैं, जो कि निर्मला सीतारमन ने ये पेश किया दोस्तों, है ना। निर्मला सीतारमन के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया जो कि एक सरकारी दस्तावेज के तौर पर बजट से पहले पेश किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है देश की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या क्या चुनौतियां रहेंगी और आगे क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं उसको लेकर अनुमान, महंगाई को लेकर, विकास को लेकर यहाँ पर जारी किए जाते हैं। जिसके अंतर्गत मुख्य आर्थिक सलाहकार के नाम विशेष तौर पे आता है जिनका नाम है वी अनंत नागेश्वरम, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत रूपरेखा को यहाँ पर तैयार करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस सर्वे में बताया गया कि वित्त वर्ष जो 2026-27 का है उसमें जीडीपी जो ग्रोथ है ना, ये रेट हमारा 6.8% से कितना रह सकता है, तो 7.2% तक रहने का अनुमान इसमें बताया गया। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है, कि बताइए जीडीपी ग्रोथ रेट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितना रहेगा। तो ये डेटा जरूर अपने दिमाग में आप लोग इसको बैठा लेना। और इसके साथ में यहां पर यह भी बोला गया है, ठीक है, कि जो विदेशी मुद्रा हमारा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व है, ये 2023-24 में 668
बिलियन डॉलर था, जो कि 2024-25 में कितना हो गया है, 701 बिलियन डॉलर यहाँ पर हो गया। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आप लोग इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत यहाँ पर याद रखना। बाकी जो फ्राइडे सेशन हुआ था उसमें हमने इकोनॉमिक जो सर्वे है, मतलब लास्ट लेक्चर में, वो बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो उसको जरूर आप लोग यहाँ पर पढ़ लें। चलिए, अब समय हो चुका है हमारे होमवर्क विजेताओं का, जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया है ईमानदारी के साथ में, और असल में वो ट्रॉफी के हकदार रहते हैं। तो एक बार वो अटेंडेंस लगा दें और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर भी करते चलिएगा। तो देखते हैं भैया जिनका नाम इस लिस्ट में आता है जिन्होंने होमवर्क यहाँ पर कंप्लीट किया है, जिसमें आप देख रहे हैं ऐश्वर्या का हमें नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत शानदार। इसके अलावा व्रज रजावत का नाम आता है, कविता कुमावत का नाम आता है, संध्या मालवीय है, सोनम रघुवंशी है, मनीषा सेन है, दीक्षा सोनी है, आशीष पोरवाल है, भूमिका श्रीवास्तव है, पूनम कुशवाहा है, आदित्य केवट है और दीक्षा तिवारी है, जिनका नाम हमें इस लिस्ट में देखने को मिलता है। और आप भैया होमवर्क मिलेगा तो खुश हो जाओ, होमवर्क मिलता है जब आपको, और होमवर्क के आंसर आप क्लास के बाद कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन विकास बैंक, जिसको हम एडीबी के तौर पर जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बन गए? क्या वो हारुहिको कुरोदा है, शक्तिकांत दास है, मसातो कांडा है, क्रिस्टलीना जॉर्ज भी है? अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, कहाँ पर किया गया, ये भी आप लोग क्लास के बाद में मुझे कमेंट बॉक्स के साथ में आंसर देंगे। ये इसके आंसर कब मिलेंगे? क्लास के बाद में, ठीक है। आप सभी लोग आंसर शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिडबी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विनय सिन्हा, मनोज मित्तल, नृपेंद्र मिश्रा या फिर राजीव प्रसाद? अगला क्वेश्चन है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 से 23-24 तक भारत के स्कोर में कितने अंकों का सुधार हुआ है? 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक या फिर 7 अंक? तो ये था दोस्तों हमारा सेशन। आज का सेशन कैसा लगा क्लास के बाद जरूर आप लोग यहाँ पर बताइएगा। वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट, जिसको हम हर सैटरडे को समराइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, जो आपकी मंडे क्लास होगी ये आपकी मध्य प्रदेश स्पेशल होगी, मंथली करंट अफेयर्स की। और मंथली करंट अफेयर्स में हम कवर करेंगे जनवरी 2026। तो ये क्लास रहेगी मध्य प्रदेश स्पेशल। तो इस क्लास के लिए भी आप लोग तैयार हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो अगला सेशन होगा उसमें हम डीसीए में करंट अफेयर्स में ही बजट आपको कवर करेंगे, टॉप 30 एमसीक्यूज के साथ में, ठीक है। तो आज के सेशन में भैया इतना ही है ना। अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे यदि नहीं जुड़े हैं, यदि नए छात्रों में हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसमें आपको बहुत सारी करंट अफेयर्स की जो अपडेट्स है इसी ग्रुप के माध्यम से यहाँ पर आपको मिलती रहती है। और करंट अफेयर्स स्पेसिफिक जो पीडीएफ है, यदि आपको नहीं मिली, कुछ पुरानी पीडीएफ भी नहीं मिली है, तो आप क्या करेंगे, पीडब्ल्यू ऐप में जाएंगे, एमपी एग्जाम वाला डेली करंट अफेयर सर्च करेंगे तो आपको एक बैच मिलेगा। ये फ्री बैच रहेगा। इस बैच को आप क्या करेंगे, एनरोल करेंगे, और जैसे ही आप इसको एनरोल करेंगे तो आपको यहीं पर जो सारी पीडीएफ है मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो पीडीएफ को लेकर परेशान है कि सर पुरानी पीडीएफ नहीं मिल पा रही, हम सर्च नहीं कर पा रहे, नहीं मिल रही, तो सारी पीडीएफ आपको इस ऐप में करंट अफेयर्स की मिल जाएंगी। बाकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेंगी, सम्मान बैच में, ठीक है। तो पीडीएफ को लेकर परेशान मत होना, पीडब्ल्यू ऐप में जाओ और वहां पर इस बैच को सर्च करना, तो वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी रिपब्लिक डे के अवसर पर आपको सारे बैचेस में ऑफर भी मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज का टास्क है कि जो मैंने होमवर्क आपको दिया है, ये होमवर्क आपको ईमानदारी के साथ में क्लास के बाद में कंप्लीट करना है। इसमें कोई भी लापरवाही आप लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क करेंगे सभी लोग, तो कमेंट करके बताओ कि यस सर हम होमवर्क बिल्कुल हर दिन करते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और ऐसी मेहनत लगन ईमानदारी के साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।